चाह रही थी कि कल जो आपका साइंस का एग्ज़ाम है वो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा उसमें आपको मैं बता देती हूँ। जैसे ये सोशल साइंस का पेपर है, ये पूरी तरह ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब मैं साइंस का ये पेपर खोलती हूँ, ठीक। तो अभी ये जो पेपर मैंने खोल रखा है ये है साइंस का सैम्पल पेपर थ्योरी का, ठीक है। क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस हैं, A B C और D, और 36 क्वेश्चंस है क्वेश्चन पेपर में। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी क्वेश्चंस और पार्ट्स 1 मार्क के हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, असर्शंस हैं, रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। आंसर टू दीज शुड बी गिवन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, यानी एक शब्द में या एक सेंटेंस में आपको इनका जवाब लिखना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20, ओके। और MCQs भी हैं इसमें। और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें 2 नंबर आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे। और इन क्वेश्चन का आंसर आपको 30 से 50 शब्दों की रेंज में लिखना है। सेक्शन सी जो है ये, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक आएगा, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 3 नंबर आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन में 3 नंबर डिसाइड किया है, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 50 से 80 शब्दों में लिखना है। सेक्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये 5-5 नंबर के हैं, और इनकी जो रेंज है वो है 80 से 120। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन डी के दर्शन करवा देती हूँ, क्योंकि ये 10 नंबर के अकेले क्वेश्चंस इसी सेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर ईच का क्वेश्चन है, और कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन जो इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन में दे रखी हैं वो आप कर सकते हैं। और एक ही क्वेश्चन आपको अल्टरनेटिव्स में से अटेम्प्ट करना है, यानी कहीं पे अगर आपको और करके चॉइस दे रखी है तो उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जहाँ पर भी ज़रूरी हो नीट और प्रॉपरली लेबल डायग्राम भी आपको बनाने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन डी, क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसमें से सबसे भारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम क्वेश्चन 34 to 36, ठीक है। सबसे भारी, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ। अटेम्प्ट तो खैर आप खुद ही कर लेना, एक आइडिया ले लो कि कल आने क्या वाला है। जैसे यहाँ पे आ रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, मैच द फॉलोइंग pH वैल्यूज़ 1, 7, 10, 13 टू द सोल्यूशन गिवन बिलो। तो आप ये जानते हो कि 1 से लेकर 7 के पीछे पीछे तक का जो है ना, वो कितना होता है आपका एसिडिक होता है pH, और 7 होता है न्यूट्रल, और 7 के बाद से 14 तक होता है कैसा, बेसिक, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गैस्ट्रिक जूसेस आपका एसिडिक होगा। ब्राइन आपका ये होगा आपका सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है उसको ब्राइन बोलते हैं। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक होगा वैसे तो ये, ठीक है। तो अमित और रीटा ने एक केक बेक करने की सोची और उसमें बेकिंग सोडा डाला केक बैटर में। तो एक्सप्लेन कीजिए बैलेंस रिएक्शन के साथ बेकिंग सोडा का इसमें क्या रोल प्ले करेगा, बेकिंग सोडा केक को बेक करने में, और कोई भी दूसरे 2 यूजेस बताइए बेकिंग सोडा के। तो क्वेश्चन आप समझ गए, यानी एक क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपसे 4 चीज़ों का pH मैच करने को कहा गया कि इसमें से कौन सा pH किसका है, ठीक है। और उसके बाद में पूछा गया कि केक का बैटर बनाया गया और उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया गया। तो आपको बताना है कि बेकिंग सोडा ने क्या काम किया होगा केक के अंदर, उसको एक बैलेंस रिएक्शन की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है, और कोई भी 2 दूसरे यूजेस बताने बेकिंग सोडा के। अच्छा, अगर आपको ये सवाल नहीं आता है तो आप ये दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 4 सैम्पल्स A, B, C and D चेंज द कलर ऑफ pH पेपर और सोल्यूशन टू ग्रीन, रेडिश, पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज। green, reddish pink, blue and orange. Their pH was recorded as 7, 2, 10.5 and 6 respectively. Which of the samples has the highest amount of hydrogen ion concentration? Arrange the 4 samples in the decreasing order of their pH. ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। 4 सैंपल हैं A, B, C और D, और वो pH पेपर का कलर चेंज कर रहे हैं या सोल्यूशन जिसमें उन्हें डाला गया है, और pH पेपर का कलर कैसा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, रेडिश पिंक हो रहा है, ब्लू हो रहा है और ऑरेंज हो रहा है, ठीक है। तो उनका pH क्या रिकॉर्ड किया गया, 7 to 10.5 और 6। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से सोल्यूशन में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, और चारों सैंपल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH में अरेंज करना है। और जिसने pH वाला चैप्टर पढ़ रखा है उसके लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको pH की जो वैल्यू है वो दे रखी है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद में मतलब
बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने पीएच वाला चैप्टर पढ़ रखा है अच्छे से तो। राहुल को ये पता चला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि उसने किसी कंटेनर में रखा था वो बहुत हार्ड हो गया है और उसकी जो बाइंडिंग नेचर है वो ख़त्म हो गया है। तो इसका क्या रीज़न है, और आपको ये भी बताना है एक केमिकल रिएक्शन लिख के कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, समझ गए आप। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब राहुल ने एक डिब्बे में रखा तो डिब्बे को जब उसने कुछ समय बाद देखा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड हो गया था। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा अब आपको ये बताना है कि आप गिव एनी वन यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन फॉर प्लास्टरिंग और स्मूथनिंग ऑफ वॉल। यानी कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको यूज़ बताना है प्लास्टरिंग और स्मूथिंग के अलावा, यानी दीवार पे पोतने के अलावा और कहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। तो आपको याद होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और यूज़, ठीक है, जब हड्डी जोड़ते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, ये मैं बता देती हूँ आपको। जब हड्डी जोड़ते हैं फ्रैक्चर हो जाता है किसी का, तो हड्डी को जोड़ने के लिए उसको एक पोजीशन में सेट रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लेपा लगाया जाता है, पेस्ट लगाया जाता है ताकि हड्डी पोजीशन में रहे। ठीक है, 35th क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, ये तो आप खुद ही करेंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है हाँ, इफ़ आई एम करेक्ट ये रिप्रोडक्शन से लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। जैसे कि आपका ये मैं थोड़ा सा इस सेक्शन में से भी बता देती हूँ आपको, जहाँ पे आपको 50 से 80 वर्ड्स में आंसर लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। Why do ionic compound not conduct electricity in solid state but conduct electricity in molten and aqueous state? 3 नंबर का क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.42. इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर? ठीक है, ये आपको करना है। 3 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। Which of the following reaction is an endothermic reaction where decomposition also happens? Respiration, heating of lead nitrate, decomposition of organic matter, electrolysis of acidified water. तो कल ही जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, और डिकम्पोजिशन भी हो रहा हो। तो डिकम्पोजिशन कब होता है? जब कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को तोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल तो ये हो गया, ये आपको बताना है। और इसका बी पार्ट है, सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन द ओपन टर्न्स ग्रे, इलस्ट्रेट दिस विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आप खुद करेंगे, इसको अटेम्प्ट कर लेना एक बार। एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। यूरिन कहाँ और कैसे प्रोड्यूस होता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्लास्टिक कप्स वर यूज टू सर्व टी इन ट्रेन्स इन अर्लियर डेज, दीज कुड बी रिटर्न टू द वेंडर्स, क्लीन एंड रीयूज लेटर. Kullers were used instead of plastic cups. Now paper cups are used for serving tea. What are the reasons for the shift from plastic to kullers and then finally to paper cups? Okay, so I hope आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब मैं ज़रा वो और बता दूँ, जो 1 वर्ड टाइप MCQs है ना, क्या ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव में कुछ ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर ये पेपर ठीक है, मतलब सैम्पल पेपर ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस ही हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13, ठीक है, मिली टेस्ला। फॉर लार्जर करंट्स द magnetic field increases non-literally. For a current of 0.8 ampere, the magnetic field is 1.3 millitesla. Okay, and there is not enough information to find the magnetic field corresponding to 0.8 ampere current. Okay, इसके बाद में आता है, after analyzing the graph, a student writes the following statement.
The magnetic field produced by the solenoid is inversely proportional to the current. The magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to the current. The magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to the square of the current, and the magnetic field produced by the solenoid is independent of the current. मैंने आपसे कहा था कि आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो. देखो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ये MCQ में पूछा गया है, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और अ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ एनी शेप. Okay, what will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? The bar will be electrocuted, resulting in short circuit. The bar will be magnetized as long as there is current in the circuit. The bar will be magnetized permanently, and the bar will not be affected by any means. Sorry. And यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, what type of energy conservation is observed in a linear solenoid? तो बेसिकली आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. और एक और चीज़, मैंने इसे डिटेल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों के पास इतना टाइम अभी नहीं है. तो पेपर तो आपने देख लिया, पेपर को अंदाजे के लिए देखो, सैम्पल पेपर को सॉल्व भी कर लो चाहो तो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर एक चैप्टर अगर आप कर सकते हो ना इतनी देर में तो कर लो. इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कह रही हूँ मैं, रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर कर सकते हो तो कर डालो, ठीक है. चैनल मत बदलो, घबराओ मत. एक चैप्टर अगर हो रहा है, इतना टाइम बच रहा है तो कर लो कंप्लीट, ठीक है. अभी भी टाइम है आपके पास कल तक का. एक चैप्टर बहुत काम आ जाएगा आपके. और मैं ख़ास तौर से लाइफ प्रोसेसेस को ज़रूर कहूँगी कि लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर तो ज़रूर ही कर लेना, क्योंकि उसमें से एक ही मोटा मोटा सवाल आएगा, 1 या 2, ठीक है. 5 नंबर का आएगा या और छोटे छोटे सवाल भी आएंगे, बट एक आध बड़े सवाल में से एक सवाल तो उससे रिलेटेड आएगा ही लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर से. और दूसरी बात, जो आपका स्टार्टिंग का पोर्शन है ना 1, 2 और 3, वो चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं. तो अगर आपके पास टाइम है तो करो, क्योंकि आप कल तक आप क्या कर लोगे. तो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें आप मतलब उससे ज़्यादातर चांसेस है सवाल पूछने के. और दूसरी चीज़, लाइफ प्रोसेसेस भी अगर आपका हो जाए और रिवीजन भी हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद उठाना रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और हाँ, अगर रिफ्रैक्शन भी आपका हो जाए तो एसिड बेसिस वाला चैप्टर जो है ना वो ज़रूर कर लेना. मतलब मैं कह रही हूँ सीरियल वाइज सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम मुझे जो लग रहा है वो है लाइफ प्रोसेसेस. उसे ज़रूर निपटा लो, ठीक है. उसे मत छोड़ना, क्योंकि वो अकेला चैप्टर 10 नंबर का है, ठीक है. 1, 2 और 3 में से मान लो किसी भी चैप्टर से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो चैप्टर अकेला ऐसा है कि अकेले चैप्टर में से 10 नंबर के सवाल पूछा जाएगा. तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपका, ये कर लेना आप, ठीक है. एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, ओके. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना. एंड अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एक वीडियो बना दूंगी, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ऐसा कुछ है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.